अब कौन कौन से जो मेजर इश्यूज हैं उनको हमने देखना है कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है बेटा वो है माइनिंग मेथडोलॉजी, कि हमें कौन सी माइनिंग टेक्निक जो है बेटा वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, माइनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम डाइवर्स डेटा टाइप्स, के आपके पास जो है कि डिफरेंट डाइवर्स डेटा टाइप्स होती हैं, तो उनके लिए हमें कौन सी टेक्निक देखनी चाहिए ये देखना पड़ता है। ठीक है, देन वी हैव टू लुक इनटू परफॉर्मेंस क्या आ रही है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है उस टेक्निक की जो आप एम्प्लॉय कर रहे हो, या उसकी स्केलेबिलिटी का क्या फीचर है जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो और पैटर्न एवेल्यूएशन कैसे हो रही है कि क्या वो जो पैटर्न निकल के आए हैं वो वाकई इंटरेस्टिंग है या नहीं है, मीन्स कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इसी तरह इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज मीन्स कि आपको अगर कहा जाए कि भाई ये मालूम करके बताएं और आपके पास उसका प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप इजीली उन चीज़ों के बारे में मालूम करके बता सकते हैं। मीन्स कि आपको फाइनेंस का डेटा दे दिया जाए और अब आपसे कहा जाए कि भाई इसके अंदर ना हमें जो डेबिट क्रेडिट किस वजह से ज़्यादा और कम हो रहा है वो बताओ, तो आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ टू एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास हैंडलिंग नॉइस एंड इनकम्प्लीट डाटा को कैसे हैंडल करेंगे। नॉइस मीन्स कि आपके पास रैंडम, मतलब कि आपके डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, और उसको कैसे टैकल करना है। इसी तरह जो आपके पास पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड माइनिंग परफॉर्म करनी है, कैसे करनी है, और फिर इंटीग्रेशन किस तरह होगी उन सब की। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी माइनिंग मैथडोलॉजीज के अंदर आती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना होता है कि इन फीचर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप इनको नहीं कर सकते रिजॉल्व, तो इट मे बी मेक अ डिफिकल्टी फॉर यू। यूजर इंटरेक्शन, एक्सप्रेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट, क्या आप जिस तरह जो है वो रिजल्ट वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो सामने वाले को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसी तरह इंटरेक्टिव माइनिंग ऑफ नॉलेज एट मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पहले लेवल पे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है कि 3 to 5 लेवल्स के बाद आपको जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो और आप पहले दूसरे पे एक दफ़ा करके बैठे हो। तो देयर आर सो मेनी अदर यूजर इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स। इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा, इट कैन प्रोटेक्शन ऑफ डाटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी। तो क्या इसका, इन एप्लीकेशंस का सोशल इम्पैक्ट ऐसा है कि वो आपके डाटा की सिक्योरिटी को जो है वो अश्योर करवाएं, आपकी डाटा इंटीग्रिटी जो है वो प्रॉपरली हो रही हो और आपके पास जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने एक पोटेंशियल एप्लीकेशन डिस्कस की, मीन्स कि ये डाटा माइनिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशंस बेसिकली यही बताती है। ठीक है, मार्केट बास्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट में यूज़ हो सकती है आपकी डाटा माइनिंग, कि टारगेट मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प आउट कर सकती है। मार्केट बास्केट एनालिसिस में डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर सकती है। मार्केट सेगमेंटेशन में हेल्प आउट कर सकती है। इसी तरह रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट में आपको हेल्प आउट करती है, कि फोरकास्टिंग ऑफ वेदर में आप जो है वो गो थ्रू करते हो डाटा को और देखते हो कि अगर इस तरह की जो है वो कंडीशंस थी, तो रेन हुई थी नहीं हुई थी, तो ये फोरकास्ट कर सकते हो। इसी तरह फ्रॉड की फोरकास्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो बाय सीइंग डाटा। ठीक है, और इसी तरह आप हैंड जो इम्प्रूव अंडर राइटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और कॉम्पिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है ना बेटा डाटा माइनिंग की वो है कि आप फ्रॉड डिटेक्शन पकड़ सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स आपको पता चलती हैं। तो ये सारी जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं बेटा ये डाटा माइनिंग की है। इसी तरह आप देखें अदर एप्लीकेशंस में आपके पास क्या है, टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग में आप क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को गो थ्रू करते हो और स्ट्रीम ऑफ जो है वो डाटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह स्ट्रीम डाटा माइनिंग है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो डाटा एनालिसिस है कि आप जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली आपकी जो मेडिकल की फील्ड है बेटा, उसमें एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत एडवांसमेंट की फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कंप्यूटर साइंस वाले इसमें पीएचडी भी कर रहे हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो डाटा एनालिसिस, ये भी अब पहले नहीं होता था इतना, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर भी काम हो रहा है। तो अब यहाँ उन्होंने एक आपको एक्सरसाइज करवाई है, मीन्स के एग्जाम्पल दी है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने आपको बात समझाने की कोशिश की है कि मार्केट एनालिसिस और मैनेजमेंट कैसे होता है। वेयर डज द डाटा कम फ्रॉम, डाटा कहाँ से आता है बेटा। डाटा आपके पास क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन से आता है, कस्टमर की कंप्लेन से आता है, डिस्काउंट कूपन से आता है, लॉयल्टी कार्ड से आते हैं। तो ये डाटा सोर्सेज हैं बेटा जिनसे डाटा आपके पास आता है। टारगेट मार्केटिंग क्या है बेटा, फाइंड क्लस्टर ऑफ मॉडल कस्टमर्स हु शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, इनकम लेवल, स्पेंडिंग हैबिट्स के क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिथम्स होता है ना बेटा, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ग्रुप्स होते हैं हमारे पास,
उसमें जो सिमिलर पैटर्न्स वाले होते हैं ना, उनको हम एक जगह प्लेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड दिख रहा है सबको, ठीक है, और ये क्लस्टर, आपके पास डाटा है कुछ ये, ठीक है। आप क्या करते हैं बेटा, डाटा को गो थ्रू करते हो, आपको ये नजर आ रहा है, इसको उठा के आपने इस ब्लॉक में रख दिया, तो मीन्स के पॉजिटिव यहाँ आ गया। फिर आपने कहा कि पॉजिटिव आया, तो आपने देखा कि ये इससे सिमिलर है, इसको भी यहीं रख दिया। ये भी पॉजिटिव है, इसको भी उठा के यहाँ रख दिया। सेम एज इट इज, जितने भी पॉजिटिव साइंस थे वो सब के सब उठ के इस क्लस्टर में आ गए, और जितने भी नेगेटिव साइन थे वो उठ के ये इस क्लस्टर में आ गए। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग, के यू पुट एलिमेंट्स ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल ग्रुप। क्लस्टरिंग का फिनोमेना समझ में आया बेटा आप लोगों को कि क्लस्टरिंग कैसे परफॉर्म होती है? क्या आप बिहेवियर देखते हुए ऑब्जेक्ट्स के उनको प्लेस करते हो इन अ सिंगल चंक और इन अ सिंगल ग्रुप, ठीक है? तो ये आप बेसिकली क्लस्टरिंग में ये काम कर रहे हो। कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होती है? व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर बाय प्रोडक्ट्स, क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के किस उसमें लाई करता है, वेदर इट्स अ क्लासिफिकेशन और इट्स अ क्लस्टरिंग। तो ये सारी चीजें देखते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है कि आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर, कि बहुत ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया। प्रोडक्ट व्हाट फैक्टर्स विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और उन बिहेवियर को देखते हैं। मीन्स कि आप जो है प्रमोशन लगाई तो भाई एक टी शर्ट के साथ जो है ना वो एक शॉर्ट फ्री मिलेगा, तो अगर ऐसी प्रमोशंस लगाई हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो उनका बिहेवियर कैसा है? अगर वो बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर कोई भी बाय नहीं कर रहा तो क्या है? तो क्या वो जो आपने फैक्टर सेलेक्ट किया है वो हेल्पफुल है या नहीं है? तो ये एक एग्जांपल छोटी सी उन्होंने बेटा मार्केट एनालिसिस और मैनेजमेंट की दी। आपको समझ में आई है क्या समझाने की कोशिश की है उन्होंने या नहीं? यस सर। ठीक है। देन कॉर्पोरेट एनालिसिस है एंड रिस्क मैनेजमेंट की एक उन्होंने जो है वो एग्जांपल दिया आपको। फाइनेंस प्लानिंग एंड एसेट एवेल्यूएशन कैसे होती है? कैश फ्लो ऑफ एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन रखा जाता है। कंटीजेंट क्लेम एंड एनालिसिस टू एवेल्यूएट एसेट्स के लिए किया जाता है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि आपने उसको समराइज करके दिखाना है अपने रिसोर्सेज को कि ये रिसोर्सेज थे और ये स्पेंडिंग हुई है। मीन्स के एक कंपनी है बेटा, उसके पास जो है वो उसको रिसोर्स स्पेंडिंग के लिए मिले 10,000 और उसने क्या किया 12,000 खर्च कर दिए, और उसका जो रिसोर्स था वो 10,000 था। अब क्या हुआ कि उसने तो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू देयर रिसोर्सेज स्पेंड कर दिया। तो ये चेक करना, ये सारी चीजें जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है बेटा वो आपकी डाटा माइनिंग आपको इसमें हेल्प आउट करती है। कंपटीशन क्या है बेटा? मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट डायरेक्शंस, कि ये देखना कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप वैसे डिसीजन ले रहे हैं नहीं ले रहे हो, या आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो किस तरह की जो है वो स्कीम्स दे रहे हैं। जैसे नॉर्मली बेटा आप लोग अभी बकरा ईद आने वाली है ना, तो आप अगर इम्तियाज जाएंगे तो आप गो थ्रू करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ये जो शान वाले हैं, नेशनल वाले हैं, या डिफरेंट डिफरेंट आपके जो बनाते हैं चीज़ें, तो वो उन पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस लगी हुई होती है। किसी के साथ जो है वो ये वाला मसाला फ्री है, किसी के साथ ये वाला मसाला फ्री है। तो अगर एक कंपनी ऐसा कर रही है और दूसरी ऐसा नहीं कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो ये कर रही है उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो वो जो प्रमोशंस आई हुई होती हैं वो क्यों आती हैं? वो इसी वजह से आती हैं बेटा, टू कैप्चर द मार्केट। तो क्या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कुछ ऐसा कि जिससे लोग जो है वो उनके प्रोडक्ट के बजाय आपके प्रोडक्ट की तरफ आए? ठीक है। ग्रुप कस्टमर्स इनटू क्लासेस एंड क्लास बेस्ड प्राइसिंग प्रोसीजर, तो आप जो है वो क्लासिफाई करते हो ग्रुप्स में कस्टमर्स को कि भाई एक कस्टमर ऐसा है जो 5,000 का परफ्यूम खरीदता है, और एक कस्टमर ऐसा है जो 2,000 का परफ्यूम खरीदता है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइज मतलब आपके एरिया के अंदर 5,000 वाला परफ्यूम खरीदने वाले कस्टमर ज़्यादा हैं, तो आपको स्टॉक 5,000 वाला ज़्यादा मंगाना होगा और 2,000 वाला कम मंगाना होगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह है वो आउटलेट जहाँ 2,000 वाला जो परफ्यूम है वो ज़्यादा बिकता है और 5,000 वाला कभी कभी बिकता है, तो यू हैव टू पुट अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक रिगार्डिंग 5,000 परफ्यूम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को बराबर मंगवा के रखा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि यू हैव स्पेंड योर मनी बट यू कैन नॉट गेट बैक प्रॉफिट फ्रॉम दैम। तो आप ये करेंगे भाई 5,000 वाले 4-5 मंगवा के रख लें और 2,000 वाले 15-20 मंगवा के रखते हैं, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके। तो स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए बेटा? सेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना बेटा वो हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फोकस आउट होती है कि भाई वो प्रोडक्ट कितने का दे रहे हैं और आप कितने का दे रहे हैं।
इफ देयर इज अ सम डिफरेंस तो चल जाता है, लेकिन इफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह बेटा फ्रॉड डिटेक्शन, सस्पिशियस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, अभी तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे जो है वो पता चल जाती है कि अचानक ही आपके अकाउंट में बेटा आपकी सैलरी 20,000 हो या 10,000 हो या 40,000 हो या 1 लाख हो और अचानक से 20 करोड़ रुपए आ जाए आपके अकाउंट में, तो ये एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है ना आपके अकाउंट में। तो उसके थ्रू जो है बेटा आपके बैंक्स वाले फाइंड आउट या FIA वाले फाइंड आउट करते हैं कि हाँ यार ये एक ट्रांजेक्शन जो है ना ऐसी है जो होनी नहीं चाहिए थी, तो फिर वो आपसे रीजन पूछते हैं, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हो तो डेट्स गुड, अगर नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस में प्रोफेशनल पेशेंट्स, अननेसेसरी स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपके अनयूजुअल पैटर्न होते हैं जो पता चल रहा था। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर फ़ोन कॉल फ्रॉड, जैसे फ़ोन कॉल फ्रॉड क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों को मैसेज आता है कि भाई आप लोगों के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ना 10,000 रुपये 50,000 रुपये निकले हैं, या आपको कभी कभी मैसेज आता होगा कि भाई आप लोगों ने ना फहद मुश्तफा के जीतो पाकिस्तान में एक बाइक और इतने तोला सोना जीता है, आता है ना मैसेज। यस सर, मुझे तो रोज एक एक मैसेज आता है सर। हाँ, तो ये फोन कॉल फ्रॉड्स हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये क्या होता है, आपको अगर कॉल की जाए और आपको वो कहे कि भाई आप जो है वो इस नंबर पे कॉल करें, या आपको जो है अपना पासवर्ड बताएं, आप अपनी पिन बताएं ATM कार्ड की, या अकाउंट नंबर बताएं, या NIC नंबर बताएं, तो क्या होता है बेटा, इट्स अ फ्रॉड। ठीक है, तो आप जो है वो पैटर्न डेविएट कर रहे हैं, मीन्स कि बैंक की कॉल होगी अगर तो बैंक के नंबर से आएगी ना, मुझे किसी नंबर से थोड़ी आ रही होगी, मोबाइल नंबर से। ऐसे ही है ना भाई, उनके जो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं बैंक्स वाले क्या करते हैं, जब बैंक कभी आपको इंटरेक्ट करता है ना बेटा, तो इट विल कॉल यू विद देयर ऑफिशियल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल करेगा, या जो आप जिस तरह जीतो पाकिस्तान या आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे निकलते हैं तो वो आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल आएंगी। ऐसा थोड़ी होता है कि वो किसी को बिठाया हुआ है कि भाई मैसेज कर देना। These all things can be find out by fraud detection and mining unusual patterns by data mining। ठीक है, इसी तरह रिटेल इंडस्ट्री है, एनालिस्ट एस्टिमेट दैट 38% ऑफ द रिटेल श्रिंक इज ड्यू टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज। तो एक सर्वे है बेटा, वो ये कहता है कि जो एनालिस्ट हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि आपकी जो रिटेल जो है इंडस्ट्री वो जब कभी बैठती है, वो क्यों बैठती है, क्योंकि आपके डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं। 38% ऑफ द रिटेल श्रिंक इज ड्यू टू डिसऑनेस्ट। अगर आपकी कंपनी के अंदर डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं तो दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, और आपका जो रिटेल है बेटा वो 38% तक जो है वो श्रिंक हो सकता है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑनेस्ट हैं तो दे विल मेक अ बेनिफिट फॉर। अच्छा, अब जो एक ये हेडिंग है, ऑल द डिस्कवर्ड पैटर्न्स इंटरेस्टिंग, क्या सबके सब जो पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तो बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए अगर वो काम का है तो वो पैटर्न इंटरेस्टिंग है, अगर आपके काम का नहीं है तो बेटा वो पैटर्न जो है वो अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, आपके किसी इंटरेस्ट का नहीं है। तो डेटा माइनिंग में जनरेट थाउजेंड ऑफ पैटर्न्स, नॉट ऑल ऑफ देम आर इंटरेस्टिंग। तो ये देख लें बेटा, वही बात उन्होंने की कि आपके डेटा सेट में से थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स निकल सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब जो है पैटर्न्स वो काम करें। ठीक है, सजेस्टेड अप्रोच क्या होती है बेटा, ह्यूमन सेंटर्ड, मीन्स के ह्यूमन को किस तरह का रिजल्ट चाहिए, क्यूरी बेस्ड, फोकस्ड माइनिंग। तो इंटरेस्टिंगनेस मेजर कैसे होता है, मतलब आप कैसे कहते हैं कि भाई ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है या नहीं है। A pattern is interesting if it's easily understood by human के लिए easily understandable हो, valid और new test data with some degree of certainty, कि आपने जो डिसीजन लिया है, मतलब आपका जो डाटा सेट है, न्यू डाटा और प्रीवियस डाटा, वो कितनी हद तक उसके लिए वैलिड है, और पोटेंशियल यूजफुल नॉवेल और वैलिडेट सम हाइपोथेसिस दैट यूजर सीक्स टू कंफर्म, कि यूजर्स की नीड्स जो हैं वो कितनी हद तक फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मेजर्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग मेजर्स भी बेटा दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बेटा, ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टिंगनेस मेजर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न, फॉर एग्जांपल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। ये हम देखेंगे बेटा, ये सपोर्ट कॉन्फिडेंस क्या होता है जब अभी एसोसिएशन रूल माइनिंग का एल्गोरिथम जब हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, मेजर क्या होते हैं, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस होती है। जबकि जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है ना, वो क्या होती है, वो यूजर के बिलीफ पे आप बात करते हैं कि नोवेलिटी ये है, एक्शनेबिलिटी ये है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा वो कैसे हमें पता चलती हैं,
we can get it from these two behaviors, कि whether you can use a objective approach for it or whether you use a subjective approach for your data. तो इन दोनों अप्रोचेस में से जो भी अप्रोच आप यूज करते हो बेटा, उसके थ्रू आपका बेसिक एम क्या होता है? आपका बेसिक एम ये होता है कि यू हैव ट्राई टू मेजर अ इंटरेस्टिंगनेस इन अ पैटर्न। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टिंगनेस आप उससे मेजर कर सकते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होता है, वरना अदरवाइज क्या होता है बेटा, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी चीज़ आपकी किस काम की है। अगर वो आपके फीचर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों अप्रोचेस के थ्रू आप जो है वो या तो कस्टमर यूजर के बिलीफ पे आप जो है वो भरोसा कर लें कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब कोई आपको अगर आपका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप बिलीव कर रहे हो ना यूजर। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर होगी तो आप वो देखते हैं कि भाई इसकी मार्केट में कितनी सेल हुई है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी थी, तो वो जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी बेसिस पे डिसाइड करें। ठीक है, find all and only interesting patterns, find all interesting patterns completeness है। can a data mining system find all the interesting patterns, do we need to find all the interesting, बेटा ये it is not necessary कि आपको सारे के सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न ढूंढने चाहिए, या ऐसा नहीं होता बेटा कि आपका डेटा माइनिंग आपको सारे के सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ला के दे दे। these both things can not be possible के, क्योंकि आपको आपके डेटा बेस को, मतलब आपके डेटा माइनिंग अप्रोच को ये नहीं पता कि कौन से आपके लिए इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि बेटा आप तो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अपने लिए फाइंड आउट कर रहे हो ना फॉर योर बिजनेस, तो वो तो सारे के सारे निकाल के ले आएगा, लेकिन अगर उनमें से वो आपका काम का मे भी हो सकता है कोई एक भी ना हो, तो वो यही कह रहे हैं कि क्या कंप्लीटनेस होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सर्च फॉर ओनली इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखिए बेटा, आपको कौन सा फीचर आपके लिए यूजफुल है तो क्या करना होता है बेटा, फिर आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज करनी होती है। सिर्फ मुझे जो है ना इंटरेस्टिंग पैटर्न्स चाहिए, पूरे नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कहना डेटा माइनिंग सिस्टम फाइंड ओनली द इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो उसके लिए क्या अप्रोच यूज करते हैं बेटा, फर्स्ट जनरेट ऑल द पैटर्न्स देन फिल्टर आउट अनइंटरेस्टिंग वंस। तो आप क्या करो, इसके लिए जो अप्रोच है बेटा दोनों पॉइंट्स के लिए, वो क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें, सारे के सारे पैटर्न जनरेट करें। अब जब सारे के सारे पैटर्न जनरेट हो जाएं तो बेटा उसको फिल्टर आउट करें, जो आपके इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं उनको निकाल दें। अब आपके पास क्या रह गया बेटा, सिर्फ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स रह गए। अब वो कह रहे हैं कि अब इन पे आप माइनिंग क्यूरी अप्लाई करें, ताकि आपके जो पैटर्न्स अब एवेल्युएट होके आ रहे हैं ना बेटा, वो जितने भी हों वो सब आपके काम के हो। ऐसा ना हो कि कोई भी एक पैटर्न भी ऐसा निकाला है जो आपके काम का ना हो। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। ठीक है, इसी तरह प्रिसाइज पैटर्न वर्सेस अप्रोक्सीमेट पैटर्न। देखिए बेटा, प्रिसाइज मीन एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट मीन्स नॉट एक्चुअल, क्लोज टू होता है आपके पास अप्रोक्सीमेशन में। एसोसिएशन में क्या होता है, फाइंड सेट ऑफ पॉसिबल प्रिसाइज पैटर्न्स। एसोसिएशन रूल माइनिंग आपको ये देती है, बट अप्रोक्सीमेट पैटर्न कैन बी मोर कॉम्पैक्ट एंड सफिशिएंट इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डाटा सेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, मीन्स के यू हैव परफॉर्म्ड वेरी गुड डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स ऑन इट, तो आपके लिए प्रिसाइज पैटर्न बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके डाटा में बहुत ज़्यादा नॉइस है, डाटा नॉइजी है, तो फिर आप बेटा अप्रोक्सीमेट पैटर्न्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। ठीक है, जीन सीक्वेंस माइनिंग अप्रोक्सीमेट पैटर्न्स आर इनहेरिट नॉर्मली। देखें जीन सीक्वेंस माइनिंग क्या है, जीन सीक्वेंस माइनिंग से मुराद कुछ भी नहीं है बेटा, इसको इस तरह समझें कि जो आपके पास पैटर्न्स जनरेट होके आ रहे हैं ना, वो प्रीवियसली किसी ना किसी पैटर्न से मिलके बने हैं। मतलब एग ब्रेड खरीदा गया तो प्रीवियसली भी किसी ने एग ब्रेड खरीदा होगा, तो वो जो चेन बनती हुई आ रही है वो किसी ना किसी वे से इनहेरिट होके आ रही है, वो ये समझा रहे हैं। ठीक है, हाउ टू डिराइव एफिशिएंट अप्रोक्सीमेट पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम्स। तो उसके लिए क्या है बेटा, उसके लिए ये दो चीज होती है, कंस्ट्रेंड वर्सेस नॉन कंस्ट्रेंड प्रॉब्लम्स। कंस्ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हम देखते हैं। वाई कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग, कि हमें क्यों कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग करनी होती है, क्योंकि देखो बेटा आपके कंस्ट्रेंट्स पहले से डिफाइन होंगे ना, तो यू विल इजीली गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, अगर आपके कंस्ट्रेंट ही डिफाइन नहीं है और आप पैटर्न्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इट विल मेक अस सम प्रॉब्लम फॉर यू। व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि कौन से कंस्ट्रेंट्स की काइंड्स बेस्ट हैं, हाउ टू पुश कंस्ट्रेंट इनटू माइनिंग प्रोसेस, और उन कंस्ट्रेंट्स को कैसे आप माइनिंग प्रोसेस तक लेके जाते हैं।
तो आपके पास दो चीज़ें हैं, वाई डाटा माइनिंग क्यूरी लैंग्वेज के डाटा माइनिंग क्यूरिंग लैंग्वेज में हम क्यों जाते हैं, फाइंडिंग ऑल द, अच्छा ऑटोमेटेड वर्सेस क्यूरी ड्रिवन। ऑटोमेटेड में क्या है, फाइंड ऑल द पैटर्न्स ऑटोनोमियसली इन अ डेटाबेस, ठीक है। लेकिन आप अगर अनरियलिस्टिक बिकॉज सम कुड बी अनइंस्ट्रक्टिंग, लेकिन आपको पता है बेटा कि आपके पास सारे के सारे पैटर्न में से कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो अनइंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड वर्सेस क्यूरी ड्रिवन का डिफरेंस है। डाटा माइनिंग शुड बी एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, यूजर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, बेटा उसको पहले कुछ प्रिमिटिव्स मिलने चाहिए ताकि जब वो डाटा माइनिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा हो तो उसे पता हो कि मैं किन प्रिमिटिव्स के लिए जो है, वो प्रिमिटिव्स बेसिकली बेटा कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन हो उसको जिन पे उसने अब काम करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ डाटा गिवन हो जिस पे वो काम कर रहा है। इनकॉर्पोरेटिंग दीज प्रिमिटिव्स इन अ डाटा माइनिंग क्यूरी लैंग्वेज, ताकि फिर वो उनको जब वो डाटा माइनिंग क्यूरी लैंग्वेज अप्लाई कर रहा हो, मीन्स की कोई क्यूरी रिटर्न हो रही हो, तो उसको उन प्रिमिटिव्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करे लाजमी, कि ये प्रिमिटिव्स जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट थे डाटा के, तो उनको ऐड करना लाजमी होता है। मोर फ्लेक्सिबल यूजर इंटरेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा माइनिंग इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें। अब डाटा माइनिंग क्यूरी लैंग्वेज क्या है बेटा, DMQL can provide the ability to support ad hoc and interactive data mining। ad hoc वही है बेटा जो आपने डाटा वेयर हाउस में पढ़ा है, ठीक है। by providing a standardized language like SQL, hope to achieve familiar effect like on relational databases। तो आपके पास क्या है बेटा, एक चीज ये होती है कि जब आप क्यूरी डिजाइन करते हो तो इट नीड्स अ प्रिमिटिव्स, जो आपने अभी ऊपर पढ़ाई के प्रिमिटिव्स क्यों नेसेसरी होते हैं। देखिए बेटा ये उन्होंने डेटाबेस की डाटा माइनिंग की क्यूरी लिखी है, क्या है कि माइनिंग करनी है क्लासिफिकेशन रूल्स की सपोर्ट, ये एक सिनेरियो गिवन है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये क्यूरी लिखी है। आप इसको गो थ्रू करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। तो ये कुछ बेटा आपके पास अदर डाटा माइनिंग लैंग्वेजेस और स्टैंडर्डाइजेशन है कि कौन कौन सी एसोसिएशन रूल लैंग्वेज के लिए कौन सी चीज़ जो है वो स्पेसिफिकेशन है। MSQL जो है वो हेल्प आउट करती है, ठीक है। माइन रूल आपके लिए है, क्यूरी फ्लॉक्स बेस्ड डेटालॉग सिंटैक्स है। इसी तरह आपकी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ने DMX क्यूरीज अलाउ करवाई थी, OLEDB फॉर DM थी। इसी तरह डाटा माइनिंग मार्कअप लैंग्वेज है जो DMG जो ग्रुप है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसका काम क्या था, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव डाटा माइनिंग। और इसका जो बेसिक एम्फेसाइजिंग क्राइटेरिया था वो क्या था कि डिप्लॉय डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। तो जो DMML है बेटा, इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या था या बेसिक नीड क्या थी, वो ये थी कि आपके डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह यूज़ किया जाए टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। कपलिंग डाटा माइनिंग विद डेटाबेस और डाटा वेयर हाउस सिस्टम, तो उसमें आपने देखा था बेटा कि आपके पास डेटाबेस और डाटा वेयर हाउसेस में कपलिंग नीडेड थी, मींस के नो कपलिंग इन डाटा माइनिंग मींस फ्लैट फाइल्स प्रोसेसिंग नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। लूजली कपलिंग मींस फैचिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस और डाटा वेयर हाउस। सेमी टाइट कपलिंग क्या मतलब कि आप इनहेंस करते हैं डेटाबेस परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग, इंडेक्स, एग्रीगेशन, हिस्टोग्राम एनालिसिस, ठीक है, प्री कंप्यूटेशन ऑफ सम स्टेट फंक्शंस। तो ये सेमी टाइट कपलिंग होती है। ये कपलिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। टाइट कपलिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मीन्स कि आपका जो डाटा वेयर हाउस है या डाटा बेस है वो स्मूथली इंटीग्रेट हुआ हुआ है, ठीक है। और माइनिंग क्यूरी इज ऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग क्यूरी प्रोसेसिंग, और इजीली उस पर जो है बेटा वो क्यूरी ऑप्टिमाइज हो सकती है। अब ये बेटा उन्होंने आर्किटेक्चर बताया टिपिकल डाटा माइनिंग सिस्टम का, कि ये आपके डाटा सोर्सेज हैं बेटा, यहाँ आपकी डाटा क्लीनिंग होती है, ये आपके डाटा बेसिस और डाटा वेयर हाउसेज हैं जिनको आप डाटा माइनिंग इंजन से फिर उससे पैटर्न एवेल्युएट करवाते हो। ये लूज कपलिंग बताइएगा कि मतलब इसका बेटा डायरेक्ट डेटा भी ले सकते हैं लूज कपलिंग। देखो बेटा लूज कपलिंग में ये क्या है कि फैचिंग डाटा फ्रॉम डाटा बेस और डाटा वेयर हाउस वेन एवर यू एक्सेस डाटा directly from data warehouse or a database without any protocols, these type of coupling is known as loose coupling। सर मतलब इसमें ETL वगैरह और क्लीनिंग नहीं शामिल? नहीं, डायरेक्टली आप फैच कर लेते हो डाटा, ठीक है सर। ठीक है। जबकि सेमी टाइट कपलिंग और टाइट कपलिंग में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने होते हैं तो ही आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा फिर आप इन सारी एवेल्युएशन से आपकी नॉलेज बेस बनती है और उससे फिर आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये इसका टिपिकल आर्किटेक्चर है। देन कुछ ओपन टूल्स हैं, रैपिड माइनर, ये इसमें बेटा हम डाटा माइनिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। रैपिड माइनर है, वेका है, ऑरेंज है, एनाइम है और SPSS है।
तो दीज ऑल टूल डाटा माइनिंग टूल्स, और ये एक बहुत मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाटा सेट्स मौजूद हैं kdnuggets.com पे। आपके डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट्स मौजूद हैं जिन पे आप जो है बेटा डाटा माइनिंग की एल्गोरिथम्स जो है बेटा वो इम्प्लीमेंट करते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बता